नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि मैंने और आपने दोनों ने मिलकर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का निरंतर दौर चलायमान रखा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर से डायरेक्ट आपसे जुड़ रहा हूं। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 36 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप और हम दोनों मिलकर जो चर्चा करेंगे, उसकी यदि मैं बात करूं तो वो है मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 36 में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। तो जुड़िएगा मेरे साथ। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 36 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, समझिएगा और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। तनाव को घटाने से संबंधित समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी मानी गई है, यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन को माना गया, या बाधाओं को हटाना माना गया, या शोधन या उदारीकरण माना गया, या दूसरा मार्ग खोजना माना गया। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। कहने का तात्पर्य है, समायोजन की जो प्रत्यक्ष पद्धति है, उस प्रत्यक्ष पद्धति की कौन कौन सी है जो प्रत्यक्ष पद्धति से संबंधित है। तो एक कोड दिया गया, क्या ए बे और दे प्रत्यक्ष है, या से ए प्रत्यक्ष है, अथवा ए बे से प्रत्यक्ष है, या से वो दे प्रत्यक्ष है। बिल्कुल समायोजन की रक्षा युक्ति से यह सवाल है साथियों। समायोजन की रक्षा युक्ति से सवाल है, और रक्षा युक्ति में ही यह प्रत्यक्ष पद्धति से सवाल पूछा गया। कौन सी पद्धति से है? यह प्रत्यक्ष पद्धति से सवाल पूछा जा रहा है। और प्रत्यक्ष पद्धति की यदि मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष पद्धति 4 प्रकार की बताई गई है। समायोजन में प्रत्यक्ष पद्धति कितने प्रकार की बताई गई? 4 कौन कौन सी है? सबसे पहला है अन्य मार्गों की खोज। अन्य मार्गों की क्या करना? खोज करना, पहली पद्धति। दूसरी है लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तीसरे नंबर पर विचार विश्लेषण करना, निर्णय लेना। तो कहने का मतलब है, प्रत्यक्ष पद्धति जो सामने है, बाधाओं को दूर करना। क्या है? बाधाओं को दूर करना, बाधाओं को दूर। तो ये समायोजन की प्रत्यक्ष पद्धतियां मानी गई। तो प्रत्यक्ष कौन कौन सी देखिए, लक्ष्य का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष है, बाधाओं को हटाना भी प्रत्यक्ष है, शोधन और उदारीकरण जो है ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये कौन सी है? ये अप्रत्यक्ष पद्धति है, अप्रत्यक्ष पद्धति है। और दूसरे मार्गों को खोजना, ये भी क्या है? प्रत्यक्ष है। तो 3 तो क्या हो गई? प्रत्यक्ष। एक तो ये, और एक ये, और एक ये तो क्या हो गई? प्रत्यक्ष। और सी अप्रत्यक्ष हो गई। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? एक तो ए वाला, दूसरा बी वाला, और तीसरा डी वाला। और ये विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। पहला विकल्प सही माना गया जो प्रत्यक्ष में है। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अधिगम का संबंध है। सवाल क्या पूछा गया? अधिगम का संबंध है, किससे है? क्या सैद्धांतिकता से है, या नकारात्मकता से, या प्रक्रिया से, या सभी से? अधिगम का संबंध किससे माना गया? बात हो रही है अधिगम के संबंध को लेकर। अधिगम यानी सीखने को लेकर, सीखना। इसका संबंध किससे है? देखिएगा, सीखने का जो संबंध होता है वो किससे होता है? सीखने की, सिखाने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? तो इसका संबंध शिक्षण से है, शिक्षक से है, छात्र से है,
अंत्य क्रिया से है, विषय वस्तु से है, तो सीखने का संबंध इनसे रहता है। तो सैद्धांतिकता है नहीं, नकारात्मकता है नहीं, तो बचा क्या? अंत्य क्रिया यानी प्रक्रिया है, सभी हो नहीं सकता। तो सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। सीखने का जो संबंध है साथियों वो अधिगम की प्रक्रिया से रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है और जबरदस्त है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए समझिए। साफ सुथरा चीजों को सुव्यवस्थित रखने की चिंता किस अवस्था पर स्थायीकरण का संकेत देती है फ्राइड के अनुसार? सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल साथियों आपके मस्तिष्क की ग्रंथियों को हिलाने वाला है और डिटेल से जिस व्यक्ति ने मनोविश्लेषण सिद्धांत को पढ़ा है विद्यार्थियों ने, वो ही इसका उत्तर दे सकता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पुनः मैं पढ़ देता हूं। साफ सुथरा चीजों को सुव्यवस्थित रखने की चिंता करना किस अवस्था पर स्थायीकरण का संकेत है? और फ्राइड के अनुसार, बिल्कुल फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो कि कहां का था? वियना का था साथियों, जिसका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, यहूदी में। बिल्कुल इसने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। कौन सा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था? इसी सिद्धांत को समझाने के लिए इसने एक लिबिडो शब्द दिया, LIBID हो। कौन सा शब्द दिया? लिबिडो। इसी लिबिडो को समझाते हुए लैंगिक ऊर्जा से संबंधित था। ये लैंगिक ऊर्जा की 5 तरह की अवस्थाएं बताई। लिबिडो का अर्थ होता काम प्रवृत्ति, और लिबिडो से जुड़ी हुई लैंगिक ऊर्जा को समझाने के लिए 5 तरह की अवस्थाओं का क्या किया? उल्लेख किया। सबसे पहले ये मुखावस्था की बात कहता है, उसके बाद गुदा की बात कहता है, उसके बाद शेषवावस्था को लेकर बात कहता है, उसके बाद अव्यक्त अवस्था को लेकर बात कहता है, और उसके बाद जनन इंद्रिय अवस्था को लेकर बात कहता है। और यहीं से यह सवाल पूछा गया। देखिए मुखावस्था में काम भाव किस पर रहता है? मुख पर केंद्रित रहता है। और गुदावस्था में काम भाव कहां पर रहता है? गुदा भाग पर रहता है। शेषवावस्था में काम भाव खिलौने पर, अव्यक्त अवस्था का संबंध बाल्य अवस्था से, और जननेन्द्रिय अवस्था का संबंध किशोरावस्था से है। क्वेश्चन पूछा गया, साफ सुथरा चीजों को सुव्यवस्थित रखने की चिंता करना जो स्थायीकरण का जो संकेत होता है वो होता है गुदा भाग में। किस भाग में? कि गुदीय अवस्था में व्यक्ति स्थायीकरण को लेकर, साफ सुथरे को लेकर बालक चिंतित रहता है, तो इसका संबंध गुदावस्था से है। और यह विकल्प क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। मुखावस्था होगा नहीं, अव्यक्त अवस्था होगा नहीं, सभी होगा नहीं। तो बचा कौन? ए विकल्प बिल्कुल क्या है? सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको पढ़ने हैं तो सिकवाल सर के पास आना होगा। मैं उदयपुर के सर्जी स्टडी सेंटर पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रूपों में उपलब्ध हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द या टर्म देने वाला विद्वान। भावात्मक बुद्धि यानी कि संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि की संज्ञा देने वाला या भावात्मक बुद्धि के रूप में टर्म देने वाला आखिर व्यक्ति कौन था जिसने संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि की संज्ञा दी? क्या वो व्यक्ति टर्मन है? टर्मन ने तो बुद्धि लब्धि शब्द को लेकर चर्चा की है साथियों, बुद्धि लब्धि शब्द। तो ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत। गाल्टन ने बुद्धि की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करवाया 1885 में। बुद्धि की ओर जनता का
ध्यान आकर्षित कराना। ये कौन है? गाल्टन। बीने जो था, जिसने अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द दिया, मानसिक आयु शब्द देने वाला, तो बिल्कुल हर विकल्प पर चर्चा हो रही है। तो गाल्टन है नहीं, बीने भी नहीं है, बचा कौन? डेनियल गोलमैन वो व्यक्ति था जिसने संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि के क्रम में के रूप में, पारिभाषिक शब्दावली के रूप में इसने प्रस्तुत किया। ये गोलमैन वही व्यक्ति हैं जिसने एक लोकप्रिय पुस्तक लिखी, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से क्यों महत्वपूर्ण है। इसी व्यक्ति ने संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि की संज्ञा दी। तो डी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। कारण सहित मैंने बात रखी। यदि आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप और हम दोनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए और उत्तर तक पहुंचिए। देखिएगा क्वेश्चन 5 क्या कहता है। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी भी बालक को संवेगों पर नियंत्रण करना है तो बालकों को कैसा अभ्यास करना चाहिए? आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्म अनुभूति का। देखिएगा यदि आपके संवेग आपसे कंट्रोल से बाहर है, यदि उनको नियंत्रित करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आत्म चेतना। आत्म चेतना का संबंध तो है आप स्वयं क्या है, स्वयं क्या है। और आत्म प्रेरणा स्वयं के द्वारा अभिप्रेरित होने से है, अभिप्रेरित होने से। आत्मनियंत्रण स्वयं पर नियंत्रण और आत्म अनुभूति स्वयं के द्वारा अनुभव करना। यहां पूछा जा रहा है संवेगों को नियंत्रण। देखिए आप स्वयं क्या है, इसके द्वारा संवेगों को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। आप स्वयं के द्वारा अभिप्रेरित होकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते। हो सकता है बाह्य परिस्थिति आपको प्रेरित करे और आपके संवेग विचलित हो जाए, तो यह भी विकल्प गलत है। आत्मनियंत्रण के द्वारा आप संवेगों को क्या कर लेंगे? बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। तो सी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही। आत्म अनुभूति स्वयं के द्वारा अनुभूति का महसूस करना संवेदनाओं से संबंधित है, तो यह भी होगा नहीं। तो होगा कौन सा? विकल्प सी बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और किस चीज को लेकर बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सुनिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कुछ पारिभाषिक शब्दावली दी गई है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए मानसिक आयु बुद्धि को लेकर बात है, और वास्तविक आयु यह भी बुद्धि को लेकर बात है, और सामाजिक आयु ये जो है ये गतिशीलता को लेकर बात है, और कंकाल आयु ये भी बुद्धि को लेकर बात है। तो 3 विकल्प तो क्या है? सेम है। जो सही नहीं है वो कौन सा नहीं है? सामाजिक बुद्धि सही नहीं है। इसी वजह से विकल्प जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन के रूप में डी बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि कंकाल आयु को ही मानसिक आयु के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट उत्तर दीजिए झटाझट। देखिए गेस्टोल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? बात हो रही है गेस्टोल मनोविज्ञान की। देखिएगा गेस्टोल मनोविज्ञान के जो मुख्य प्रवर्तक है वो कौन है? मुख्य प्रवर्तक कौन है? मुख्य प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड है? नहीं,
कौन है? मैक्स वर्दीमान। समर्थक कौन है इसके? समर्थकों में नाम आता कोहलर का और कोफ का, ये इसके क्या थे? समर्थक थे। तो अब सोचिएगा, ये तीन व्यक्ति गैस्ट्रोल संप्रदाय से संबंधित है और गैस्ट्रोल संप्रदाय का उदय कब हुआ? 1920 में हुआ। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और इस गैस्ट्रोल का अर्थ क्या है? पूर्णता है। क्या है? पूर्णता, इसका अर्थ। अब सोचिए, गैस्ट्रोल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? देखिएगा, मुख्य प्रवर्तक ही क्या रखेगा? आधारशिला। तो यहां मैक्स वर्दीमर है, इसी व्यक्ति ने क्या रखी? आधारशिला रखी। कुर्ट लेविन का संबंध क्षेत्रवाद से, किससे? क्षेत्रवाद से, तो ये गलत हो गया। एडलर का जो संबंध है ये मनोविश्लेषण से है। किससे है? मनोविश्लेषण के अंतर्गत है एडलर, तो ये भी होगा नहीं। कोफ इससे संबंधित है, लेकिन ये मुख्य प्रवर्तक नहीं है। मुख्य प्रवर्तक जिसने इसकी आधारशिला रखी, मैक्स वर्दीमर को मुख्य प्रवर्तक ही था जिसने गैस्ट्रोल संप्रदाय की आधारशिला रखी और गैस्ट्रोल संप्रदाय की घोषणा भी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सोचिएगा, उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक जो टीचर है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता, कैसे करेगा? क्या अनुशासन की अनुभूति द्वारा? यदि खुद अनुशासन की अनुभूति कर रहा, बच्चों को कैसे करवाने का प्रयास करेगा? यदि हम बात करते हैं उस शिक्षक की, तो पहला विकल्प तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। कहानी कहेगा, हो सकता बच्चा सुने ना भी सुने साथियों, तो कहानी कहकर अनुभूति नहीं करा सकता है सामाजिक मूल्यों को। महान व्यक्ति की कथा कहेगा तो जरूरी नहीं है उस महान व्यक्ति के नेचर को विद्यार्थी ग्रहण करे, लेकिन यदि एक शिक्षक आदर्श रूप प्रस्तुत करेगा तो बिल्कुल विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास अवश्य होगा, सामाजिक मूल्यों का विकास अवश्य माना जाएगा। तो डी विकल्प बिल्कुल क्या है? सही है। ये बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग की घंटियों को हिलाने वाला क्वेश्चन है साथियों। इस तरह के क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा, देखिए, समझिए, उत्तर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा कलर को भी चेंज करते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है, समझा जा सकता है। मैंने कई बार कक्षाओं में यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने चर्चा के रूप में रखा है। यह उत्तर गलत नहीं होना चाहिए साथियों। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाए? पद्धति असफल हो गई, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका असफल हो गया, पाठ्य पुस्तक असफल हो गई, या फिर शिक्षक ही असफल हो गया, या फिर यह व्यक्तिगत असफलता है। ये उस विद्यार्थी की व्यक्तिगत असफलता तो नहीं है। यदि एक विद्यार्थी असफल होता है तो ये मान के चलिएगा कौन असफल है? शिक्षक असफल है। शिक्षक ने सार्थक तरीके से उस विषय वस्तु को नहीं पढ़ाया होगा, उस योजनाबद्ध तरीके से नहीं पढ़ाया, इसलिए एक विद्यार्थी क्या हो गया? असफल। बाकी शिक्षक के सही दिशा निर्देशन में कोई भी विद्यार्थी असफल नहीं हो सकता साथियों। तो ये कथन जिस तरह को कहा गया, तो ये सीधा आंसर क्या है? सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। व्यक्तिगत असफलता, पाठ्य पुस्तक असफल और पद्धति असफल नहीं हो सकती साथियों। तो शिक्षक के दृष्टिकोण पर आधारित चीजें हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा, देखिए। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? कोई व्यक्ति अपने कड़वे अनुभव, अपने साथ जो दुखद बातें हुई है,
उसको जानबूझकर भूलने का प्रयास करता है, उसको छिपाने का प्रयास करता है, उसको अचेतन में ले जाने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार का जो प्रयास है उस व्यक्ति का कौन से समायोजन के रक्षा तंत्र से है, ये सवाल है। क्या वो विस्थापन कर रहा, दमन कर रहा, या प्रतिगमन कर रहा, प्रक्षेपण कर रहा? देखिएगा, प्रक्षेपण में तो आरोप लगाता है, आरोपण, तो यह दबाने को लेकर बात हो रही है, आरोप को लेकर नहीं बता रहा। यहां ये नहीं कह रहा है कि आरोप को लेकर बात नहीं कह रहा है, ये नहीं कहता है कि मैंने तो बहुत प्रयास किया, मेरे पास जो पढ़ा वो पढ़ाने वाले शिक्षक सही नहीं थे, तो आरोप शिक्षक पर नहीं कर रहा हूं, तो ये होगा नहीं। प्रतिगमन यानी पीछे की ओर लौट नहीं रहा है, पीछे की ओर और नहीं लौटना, तो ये तो क्या हुआ, प्रतिगमन होगा नहीं। और विस्थापन में क्या कोई छोटी वस्तु का चयन करता है जो उससे छोटी हो, जैसे घर आकर अपने छोटे भाई को पीट रहा है जो उससे कमजोर है, तो विस्थापन भी होगा नहीं। क्या कर रहा है, दबा रहा है कटु अनुभूतियों को, तो बी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और ये अप्रत्यक्ष पद्धति से सवाल आया है, कौन सी, रक्षा युक्तियों में। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य की के प्रमुख प्रतिपादक, मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक आरोग्य विज्ञान को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया गया? स्किनर का संबंध क्रिया वस्तु से, किससे साथियों, क्रिया वस्तु। क्रोवेक्रो का संबंध व्यवहार से, और जेम्स लेवर का संबंध मनोविज्ञान के शुद्ध विज्ञान से। तो अब सोचिएगा, बियर्स का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से, किससे, मानसिक स्वास्थ्य। तो आप सोच रहे हैं बी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया, गलत, और बी क्या हो गया, बिल्कुल सही है। ये बियर्स एक मनोरोगी था, उसने जब ये मनोरोगी के रूप में अस्पताल में भर्ती था, तो जब ये वापस ठीक हुआ तो मनोरोगियों के रूप में ये जीवन लगभग इसने 2-3 साल जो भी मनोरोगियों के रूप में ये रहा, उस समय के अपने अनुभवों को इसने एक किताब में लिखा है। और वास्तव में बियर्स ही वो व्यक्ति था जिसने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चर्चा की है, इसलिए इसे मानसिक स्वास्थ्य का जनक भी कहा गया, मानसिक स्वास्थ्य का प्रतिपादक भी कहा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। एक और सवाल आया, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सहनशीलता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, यहां क्या पूछ रहा है, लक्षण नहीं है, ये तो है इसलिए गलत हो गया। सामंजस्य, बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समायोजन कर सकता, ये भी लक्षण है, लेकिन यहां क्या पूछ रहा, नहीं, इसलिए गलत हो गया। आत्मविश्वास, बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का आत्मविश्वास रहता, ये भी है, लेकिन यहां क्या पूछ रहा, लक्षण नहीं है। तो अपरिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य का क्या है, लक्षण नहीं है साथियों। अपरिपक्वता जो विकसित नहीं है वो मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 अब क्या करेगा कोई मेरा, तो आ गया 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो समाज विरोधी, जो बालक है समाज विरोधी कार्य करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है। तो इसमें से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के लिए सत्य नहीं है? देखिएगा, पहला कथन है समाज विरोधी बालक में
दोषारोपण की भावना होती है, बिल्कुल होती है। तो ये तो विकल्प क्या है, बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं। ये तो सत्य है, सवाल क्या पूछा, सत्य नहीं है, ऐसा विकल्प ढूंढना है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है। समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सत्य है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। उसका व्यवहार आत्म केंद्रित रहता है, बिल्कुल वो खुद के लिए सोचता है समाज विरोधी, तो ये भी है, इसलिए गलत नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, लक्ष्य उसका यथार्थवादी होता, वास्तविक होता नहीं होता। तो डी विकल्प क्या माना गया, सही माना गया। यह समाज विरोधी बालकों के लिए सत्य कथन नहीं है। लक्ष्य निर्देशित जो होता है साथियों, जो दूरदर्शी होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है, वो बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक लक्ष्य केंद्रित होता है, समायोजन युक्त बालक लक्ष्य केंद्रित होता है। तो समाज विरोधी बालक लक्ष्य उसके यथार्थवाद पर आधारित नहीं होते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या कहता है, एडीएचडी का अर्थ। एडी और एचडी, एडी को एचडी समझ लेना। तो कौन सा है, इसका अर्थ क्या, क्या वाचिक कठिनाई है, नहीं है साथियों। स्वर्ण दुबला वाले बालक है, ये भी नहीं है। दृष्टिहीन बालक एडीएचडी के बारे में नहीं जानते। जो बार बार ध्यान केंद्रित नहीं होता उसको ए को डी या एडी को एचडी मान लेता है, ध्यान केंद्रित नहीं करने के कारण। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध बाकायदा ध्यान विकार वाले बालकों से है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है और जबरदस्त है, और उसी जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का आपको उत्तर भी देना है। चलिएगा, जैविक कारक नहीं है। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जैविक कारक। देखिएगा, जैविक कारक का संबंध किससे, देखिएगा जैविक कारक का संबंध किससे, वंशानुक्रम से है। वंशानुक्रम किस पर आधारित है, अनुवांशिकता पर आधारित है। जैविक कारकों का संबंध जन्मजात से है। जैविक कारकों का संबंध शारीरिकता से है, और जैविक कारकों का संबंध अंत्यग्रंथि से है, स्नायु तंत्र से है। तो किससे नहीं है जैविक कारकों का संबंध, सोचिए। अनुवांशिकता आ गई, जन्मजात आ गई, शारीरिकता भी आ गई। अभिभावक और बालक जैविक कारकों का संबंध नहीं है। क्या पूछा, नहीं है, ये तो है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत नहीं है। इस वजह से डी विकल्प क्या माना गया, बिल्कुल सही माना गया। कारण सही मैंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आनंद तो आ रहा है साथियों, आनंद आ रही है तो आनंद भी लीजिए और फटाफट इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त है, गलत नहीं होना चाहिए। परिपक्वता संप्रत्यय किसने दिया, देखिए परिपक्वता के संप्रत्यय को, परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। संबंध किससे, विकास से। तो इस शब्द को लेकर चर्चा जिस व्यक्ति ने की वो व्यक्ति कौन था, डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूं, वो व्यक्ति गेसल था। थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया को लेकर बात कहता है, उद्दीपक अनुक्रिया, तो ये होगा नहीं। गेरट जो है ये समायोजन को लेकर बात कहता है, इसलिए यह भी विकल्प होगा नहीं। रायमंड जो है मनोविज्ञान के जनक को लेकर बात कहता है, मनोविज्ञान का जनक को लेकर अरस्तु को बताता, तो ये भी होगा नहीं। बचा कौन, गेसल ने ही परिपक्वता संपत्ति के बारे में चर्चा की, तो ए विकल्प बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 अब नहीं है कोई खतरा, आ गया बेटा 17। देखिए व्यवहारवादी विचारक है, थोड़ा हंसिए, आनंद के साथ पढ़िए। व्यवहारवादी निम्न में से कौन सा विचारक व्यवहारवादी कहलाता है, क्या कॉलर है,
प्याजे है, ब्रूनर या वाटसन है। व्यवहारवाद का नाम लेते ही एक ही व्यक्ति आता है, व्यवहारवादी विचारक कौन है? वाटसन। ये ब्रूनर जो है निर्मितवादी है, निर्मितवादी है। प्याजे संज्ञानवादी है और कॉलर गेस्टोलवादी है। तो बिल्कुल ये तीन विकल्प तो क्या हो गए? गलत। वाटसन क्या है? व्यवहारवादी। तो डी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, कारण सहित बात की है। तो समझ गए होंगे व्यवहारवादी विचारक कौन है? वाटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही जबरदस्त है, संयोजनवाद को लेकर चर्चा हो रही है। उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। संयोजनवादी सिद्धांत कब किसने दिया? स्किनर ने कौन सा दिन सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत। कौन सा दिया? क्रिया प्रसूत दिया। हल ने कौन सा सिद्धांत दिया? पुनर्बलन। पुनर्बलन। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? संयोजनवाद। तो उत्तर आ गया आपको। वुडवर्थ ने क्या दी? प्रश्नावली। प्रश्नावली। तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, कौन है? थॉर्नडाइक ने संयोजनवादी सिद्धांत दिया, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो समझ गए होंगे आखिर उत्तर सी क्यों हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बिल्कुल आप मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के सेशन के अंतिम पायदान की ओर अग्रसित हो रहे हो। नकारात्मक शिक्षा का संपत्ति किसने दिया? नकारात्मक शिक्षा के संपत्ति को देने वाला व्यक्ति कौन है? बिल्कुल सही होना चाहिए। वुडवर्थ होगा नहीं, कोलमैन भी होगा नहीं, अरस्तु भी होगा नहीं और रूसो भी नहीं होगा। रूसो बिल्कुल होगा, तानाशाह का जनक। और तानाशाह भाई क्या करता है? नकारात्मकता को लेकर बात करता है। और कोलमैन तनाव से निपटना ही समायोजन है। तनाव से निपटना क्या है? समायोजन है। ये बात कोलमैन कहता है। वुडवर्थ पता है प्रश्नावली को लेकर चर्चा करता है। अरस्तु आत्मा को लेकर चर्चा करता है। इसलिए ये तीनों है नहीं। उत्तर क्या है? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो आज के सेशन का अंतिम पायदान पर चलिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, गूंगे और बहरे। गूंगे बहरे बालकों को किस विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है? गूंगे बहरे बालकों को कौन से मेथड से आप पढ़ा सकते हो? क्या वो ब्रेल लिपि है? ये तो अंधे बालकों के लिए है, अंधे बालकों को। तो ये विकल्प गड़बड़। छड़ी बर्मण, ये भी अंधे बालकों से संबंधित है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गड़बड़। समाज मिति पद्धति, ये पद्धति जो है मानसिक रोगग्रस्त के लिए भी उपयोगी है। मानसिक रोगग्रस्त। तो ये भी क्या हो गया? गलत। बचा कौन? औष्ठवाचन विधि से गूंगे और बहरे बालकों को पढ़ाया जा सकता होठ के माध्यम से, क्योंकि जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते हैं, गूंगे और बोल रहे, तो होठों को पढ़कर वो क्या कहना चाहता है इस बात को वो समझ सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। गूंगे और बहरे बालकों के लिए औष्ठवाचन विधि का काम में लिया गया। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। बिल्कुल साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोबारा एक बार मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर ही है जहाँ पर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में उपलब्ध हूँ। बिल्कुल इस तरह के वीडियो प्रश्नोत्तरी रूप में निरंतर जो मैंने चलायमान रखा, उसका जो उद्देश्य है मेरा, वो है साथियों, कम से कम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अब तक आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है,
क्या और पढ़ने की आवश्यकता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल एक बार आपसे अनुरोध है, मैं खुद शिकवाल सर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथियों निरंतर अध्ययन कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए तथ्यात्मक और अप्लाइड क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा और अपनी सफलता के लिए कटिबद्ध होइएगा। आपका सपना आपका अपना है, आपके परिवार का है। जय हिंद, जय भारत।